नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 2026 है ये। 2029 में लोकसभा चुनाव होना है अगला, और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ये तो उम्मीद थी जब 2023 में नारी वंदन विधेयक पास हुआ था और कानून बना था, तब उम्मीद थी कि 2029 में इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन जनगणना में देरी, और उसके बाद निर्भर है, जनगणना पर ही निर्भर था डिलिमिटेशन यानी परिसीमन यानी भौगोलिक क्षेत्र और आबादी के अनुसार उनका निर्धारण। तो ये माना जा रहा था कि जो 2021 में जनगणना नहीं हुई, अब 2024-25 में जो भी होगी उसके बाद परिसीमन होगा, तब इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होगा। चुनाव क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा की भी और सभी राज्यों की विधानसभा की भी, और उसके आधार पर महिला आरक्षण लागू होगा। 33% महिला आरक्षण का कानून पास हो चुका है। अब उस कानून में संशोधन करने जा रही है केंद्र सरकार। इसी बजट सत्र में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक आने वाला है। इसके लिए सरकार ने अन्य दलों से यानी विपक्षी दलों से बातचीत शुरू कर दी है। कुछ छोटे दलों से सोमवार को बात हुई, बुधवार को जो है ऑल पार्टी मीटिंग है, उसमें भी इसकी चर्चा होगी। वैसे उसमें चर्चा ज़्यादा होने वाली है जो पश्चिम एशिया की स्थिति है उसके बारे में, लेकिन सरकार विपक्ष के बड़े दलों से भी इस मामले में चर्चा करने जा रही है और उससे उम्मीद है कि इस पर एक आम सहमति बनेगी। आपको याद होगा जब 2023 में ये विधेयक पास हुआ था, कानून बना था, तब लगभग सर्वसम्मति से हुआ था। तो अब जो सरकार की नई योजना है उसके मुताबिक 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होगा। परिसीमन का कार्यक्रम होगा, लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर जो अद्यतन जनगणना होगी, जो अब लग रहा है कि शायद 26 या 27 में शुरू हो, तो इसलिए 2029 तक परिसीमन का काम पूरा नहीं हो सकता था। तो इसलिए सरकार ने तय किया कि 2029 में अगर 33% महिला आरक्षण लागू करना है तो 2011 की जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कराना पड़ेगा, डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार विधेयक लेकर आ रही है। डिलिमिटेशन कानून में भी संशोधन होगा। तो दो विधेयक आएंगे, एक संख्या बढ़ाने के लिए, संशोधन के लिए, और एक जो है डिलिमिटेशन कानून में परिवर्तन के लिए। अब जो नई संख्या होगी लोकसभा सदस्यों की वो 816 होगी, अभी 543 है, 543 है, 816 हो जाएगी। और इसमें जो ऐतराज़ था दक्षिण के राज्यों का कि हमारी आबादी कम है इसलिए हमारे लोकसभा सीटों की, विधानसभा सीटों की संख्या घट सकती है, वो उनकी शिकायत दूर करने के लिए तो सरकार ने तय किया है कि ये वृद्धि जो है अनुपातिक होगी, यानी जितनी है अभी आपकी और दूसरे राज्य से की जो है उसी के अनुपात में होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, पुदुचेरी को मिला दें तो 40 सीटें होती हैं, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अब नए परिसीमन के बाद ये उम्मीद की जा रही कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 120 हो जाएगी, यानी 1.5 हो जाएगी। इसी तरह से तमिलनाडु में पुदुचेरी को मिलाकर लोकसभा सीटों की संख्या 60 हो जाएगी। तो उस अनुपात में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आबादी के आधार पर किसी राज्य की सीटें नहीं घटेंगी कि आबादी कम है इसलिए सीटें घट जाएंगी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो ये काम जो सरकार करने जा रही है, इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक, सरकार आबादी के आधार पर जो तय करना था, मतलब नई जनगणना के आधार पर जो सीटों की संख्या कम करना था, उससे थोड़ा पीछे हट गई है। उसके लिए प्राथमिकता हो गई है महिला आरक्षण को लागू करना, और ये भी उस समय ही तय हुआ था। इस बार भी वही स्थिति रहेगी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होगा। जैसे इस समय शेड्यूल कास्ट की यानी दलित समाज के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 86, वो बढ़कर अब 126 हो जाएगी। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनकी संख्या है 47, ये बढ़कर 70 हो जाएगी। तो ये जो बढ़ी हुई सीटें होंगी, इनके अंदर 33% सीटें इसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी दलित समाज के लिए जो 170 सीटें आरक्षित होंगी उसमें 33% दलित
समाज की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और जो 70 सीटें शेड्यूल ट्राइब की है उसके अंदर शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। तो महिलाओं को बढ़ी हुई सीटों का फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर नई लोकसभा जो इस परिसीमन के बाद बनेगी, जिसके आधार पर 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें महिला सांसदों की संख्या 273 होगी। देश की पूरी राजनीति बदल जाएगी। देश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। अगर आप देखें पिछले कई चुनावों का रिकॉर्ड उठाकर देखें मतदान का, तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर चुनावी राजनीति में हिस्सा ले रही हैं। वो पुरुषों से ज़्यादा वो मतदान करती हैं। उनका मतदान का प्रतिशत जो होता है वो पुरुषों से ज़्यादा होता है। और पंचायती राज लागू होने के बाद, स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण होने के बाद महिला नेताओं की संख्या बढ़ी है, उनकी भागीदारी बढ़ी है। तो ग्राउंड लेवल से महिला नेतृत्व जो उभरना शुरू हुआ है, जो अवधारणा थी कि पहले पंचायतों में और स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण मिले तो वहाँ से एक लीडरशिप तैयार होगी महिलाओं की, वो स्थिति आ गई है। इसलिए विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए कानून बन चुका है, उसमें संशोधन हो रहा है। केवल संशोधन इसलिए हो रहा है कि नई जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन कराया जाएगा, यानी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। और इस निर्धारण में दो बातों का ध्यान रखा जाता है। एक, भौगोलिक मतलब क्षेत्र कितना होगा, और दूसरा आबादी। ऐसा न हो कि किसी एक लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 15 लाख हो और दूसरे में 35 लाख हो जाए। ये असंतुलन दूर करने की भी कोशिश होगी। दूसरी बात, परिसीमन सरकार नहीं कराती है। परिसीमन के लिए आयोग बनता है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में, और उसकी जो रिकमेंडेशन होती है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। एक बार परिसीमन आयोग का गठन हो गया, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, उसके बाद सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं होता। तो इसलिए परिसीमन को लेकर ज़्यादा समस्या होती नहीं है। स्थानीय स्तर पर जरूर कुछ क्षेत्रों को कि इस विधानसभा का या इस लोकसभा का ये क्षेत्र इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, उसको लेकर स्थानीय विवाद होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर उसको लेकर कोई बड़ा विवाद होता नहीं, तो वो होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अब ये ऐसा मुद्दा है जिसका विरोध विपक्षी दल नहीं कर सकते। उनको ये दिखाई तो दे रहा है कि 2029 में अगर ये लागू हो गया महिला आरक्षण का कानून, तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। मिलेगा कि नहीं कोई नहीं जानता है, लेकिन जो कानून बनाता है, जो परिवर्तन करता है, परिवर्तन लाता है, उसको उसका लाभ मिलता है। इसलिए इस नाते भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। अब केवल इसलिए जो है इस कानून को बनने से रोक नहीं सकता विपक्ष। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो महिला आरक्षण के विरोध में खड़े होने की हिम्मत जुटा सके। तो इस पर आलोचना जरूर होगी। सरकार की इस बात के लिए निंदा भी होगी कि उन्होंने जनगणना क्यों देर कराई, नई जनगणना का इंतज़ार क्यों नहीं किया। अगर नई जनगणना का इंतज़ार किया जाता तो महिला आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में 2034 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ा कारण है 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराना और सीटों का निर्धारण। दूसरी समस्या जो पुराना संसद भवन था उसमें था कि 816 सांसदों के बैठने की जगह ही नहीं थी। अब जो नया संसद भवन बना है उसमें लगभग 880 सांसदों के बैठने की जगह है। तो इसलिए वो स्थान की समस्या वो भी खत्म हो चुकी है। इस परिवर्तन से एकदम से जो है पूरी राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है, और जिसका कारक बन रही है भारतीय जनता पार्टी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब ये 2023 में जब ये संविधान संशोधन विधेयक आया था, तभी ये तय हुआ था कि इसको लागू 2029 से किया जाएगा। तब उस समय विपक्ष की आलोचना थी, ये सिर्फ झुंझुना दिखा रहे हैं, इनका ये आरक्षण लागू करने का कोई इरादा नहीं है। अगर इनका इरादा है, पक्का इरादा है और सचमुच गंभीर है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव से क्यों नहीं करते। तो अब 2029 से लागू हो रहा है,
तब विपक्ष किस आधार पर इसकी आलोचना करेगा, इसका विरोध करेगा। तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद ये है कि ये संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा विधेयक, दोनों विधेयक बिना किसी दिक्कत के पास हो जाएंगे। आपको मालूम है कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो राज्यसभा में बीजेपी या एनडीए के पास नहीं है। उसमें विपक्ष के सहयोग के बिना नहीं होगा, लेकिन लोकसभा में उसको ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बावजूद सरकार की कोशिश होगी कि इस मुद्दे पर सभी दलों के बीच आम राय बने। आम राय से अगर ये संदेश जाए कि सभी दल, सारे राजनीतिक दल और पूरी संसद चाहती है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, तो इसका विरोध करने की हिम्मत राजनीतिक रूप से कोई दल उठाएगा नहीं। इसलिए सरकार शायद आश्वस्त है। अब ये मालूम नहीं है कि सरकार की योजना पहले से इसी सत्र में ये विधेयक लाने की थी कि अचानक योजना बनी है, क्योंकि इससे पहले इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। तो बहुत से लोगों का कहना है कि अचानक योजना बनी है और तमाम तरह के जो संकट है इस समय देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संकट हैं उन सब से ध्यान हटाने के लिए भी। लेकिन ऐसी बातों से ध्यान हटता नहीं। अगर कोई समस्या है तो उसका मुकाबला करना ही पड़ेगा, चाहे सरकार हो, पार्टी हो, नेता हो या देश हो, उसको सामना करना ही पड़ेगा। किसी नए बड़े मुद्दे के आ जाने से लोगों का ध्यान हट जाता हो, ऐसा नहीं है। वो भी एक मुद्दा बन जाता है लोगों के कंसिडरेशन में, विचार के लिए। इतना फर्क जरूर पड़ता है कि केवल उसी मुद्दे पर ध्यान नहीं रहता, ध्यान के लिए और मुद्दे आ जाते हैं। ये जो महिला आरक्षण विधेयक 2029 के लोकसभा चुनाव से और उस समय जो विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें भी लागू होगा। जैसे लोकसभा के साथ ही उड़ीसा में विधानसभा का चुनाव होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनका विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होता है। तो इन 3 राज्यों में भी विधानसभा में भी 33% महिला आरक्षण का कानून लागू हो जाएगा। अब इससे फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ इस बात को कि भारत की राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी हो जाएगी भारतीय राजनीति में, और महिलाओं की भागीदारी जिस जिस क्षेत्र में बढ़ती है आप देखेंगे कि नए तरह के परिवर्तन आते हैं, और वो परिवर्तन ज़्यादातर सकारात्मक होते हैं। महिलाओं की जो भूमिका होती है वो हमेशा सकारात्मक होती है। अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी भी महिलाएं मिल जाएंगी आपको जिन्होंने देश का नुकसान करने की कोशिश की, जैसे नर्मदा बांध परियोजना का जिस तरह से विरोध मेधा पाटकर ने किया, या अरुंधति राय जिस तरह की बात बोलती हैं, कश्मीर को कहती हैं कि उसमें भारतीय सेना ने कब्जा कर रखा है कश्मीर पर। तो मैं ऐसी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य महिलाओं की, जो देश और समाज के हित में सोचती हैं, जो देश और समाज की तरक्की चाहती हैं, जो देश में अमन चैन चाहती हैं, जो देश में विकास चाहती हैं। उन लोगों का योगदान बढ़ेगा तो नए लोग जुड़ेंगे, यानी 273। अब एक चीज़ अभी स्पष्ट नहीं है कि ये जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, क्या आरक्षण से बाहर वाली सीटों पर भी महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ सकती हैं? मुझे इस बारे में थोड़ी स्पष्टता नहीं है, इसलिए ये मैंने मुद्दा उठाया है। इसके बारे में जाहिर है कि विधेयक आएगा तो और स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन इतना तय है 2029 का लोकसभा चुनाव महिला आरक्षण कानून लागू होने के साथ ही उसी के अनुसार होगा। तो ये भारत के संविधान में मेरा मानना है कि सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। और इसका असर जो है कोई एक चुनाव तक नहीं, 2029 के चुनाव तक नहीं, आने वाले लंबे समय तक भारत की राजनीति पर पड़ेगा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ेगा, भारत की सामाजिक व्यवस्था पर पड़ेगा, और भारत के विकास को एक नई गति मिलेगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए इस कानून के लागू होने के बाद। तो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, इस बात की प्रबल संभावना है कि इसी बजट सत्र में आने वाला है। अब ये ऐसा मुद्दा है जिसके विरोध का कोई कारण विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन विपक्ष इस संशोधन विधेयक के आने से खुश हो जाएगा, ऐसा भी कोई कारण समझ में नहीं आता। तो इसलिए विपक्ष के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति होगी। विरोध कर नहीं सकते, समर्थन करना मजबूरी होगी। तो ऐसे बहुत कम मुद्दे होते हैं जिन पर विपक्ष को सरकार के साथ खड़े होना पड़ता है या खड़ा होता है विपक्ष। कुछ में अपनी
मर्जी से, रजामंदी से और कुछ में मजबूरी से। ये रजामंदी हो या मजबूरी हो, जो भी परिस्थिति हो, सरकार को विपक्ष का सहयोग मिलना इस मुद्दे पर लगभग तय माना जा रहा है। सवाल ये है कि इस मुद्दे को आरक्षण के जाल में फिर से फंसाने की कोशिश हो सकती है, कुछ नई मांगे हो सकती हैं। आप याद कीजिए, जब पहले महिला आरक्षण विधेयक आ रहा था तो शरद यादव और उनके साथियों ने उस विधेयक की कॉपियां सदन में फाड़कर फेंक दी थी। उनका आरोप था कि महिलाओं का आरक्षण होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो सवर्ण वर्ग की महिलाएं हैं उनको मिलेगा। ये आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था करके उस आशंका को सरकार ने दूर कर दिया है। जो आरक्षित वर्ग है उसमें उसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो आप कमी तो किसी भी चीज़ में निकाल सकते हैं और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये विधेयक एक बार लागू होगा, इसके अनुसार चुनाव होने लगेंगे तो हो सकता है कुछ कमियां नजर आए और उनको फिर से सुधारने की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो भविष्य की बात है। अभी तो ये लग रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 273 लोकसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये दुनिया में पहली बार होगा, पूरी दुनिया के लिए ये उदाहरण होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।